आप लोगों को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आप लोगों ने भारत छोड़ करके यूक्रेन जाना एमबीबीएस के लिए प्रेफर किया? तो या तो गवर्नमेंट यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की फीस कम करे या फिर गवर्नमेंट के अंदर सीट ज्यादा करे। इंडियन एम्बेसी आप लोगों को वापस क्यों लेकर के आए? देखिए, हम भारत सरकार को गलत नहीं बोल सकते। ठीक है विपिन, अभी भी आपको पसीने आ रहे हैं, मतलब इंडिया का टेम्परेचर सूट नहीं कर रहा है या फिर सवालों से पसीने छूट गए हैं? किसी टैक्सी वगैरह से बात करें तो उनके भी 4 गुना भाड़ा वो वसूल कर रहे थे। एम्बेसी से सिर्फ एक ही जवाब आ रहा था कि आप जहां पर हो वहीं पर रहो, वापस तो हमें इंडिया में ही आना है। यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध की स्थिति लगातार बनी हुई है। कुछ बच्चे अभी भी वहां फंसे हुए हैं, कुछ बच्चों की अभी भी वीडियोस जो है वायरल हो रही है। हालांकि कुछ इल्जामात भी जो है इंडियन एम्बेसी के ऊपर लग रहे हैं कि भारत सरकार लगातार इलेक्शन के अंदर बिजी थी, लेकिन इतना समय होने के बावजूद अब तक जो है ऑपरेशन गंगा तो चलाया गया, लेकिन उसके तहत अभी तक जो है सभी भारतीय बच्चों को यहां पर नहीं लाया गया है, जिसकी वजह से कुछ पेरेंट्स जो है उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है, कुछ पेरेंट्स की हालत खराब हो रही है, कुछ बच्चे जो है अभी भी अपने माता पिता के कांटेक्ट में नहीं है क्योंकि वो बंकर्स में है जहां पर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और कुछ बच्चों को जो है अपने फोन चार्ज करने तक की जगह नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से जो है पेरेंट्स लगातार रोते हुए आपने देखा होगा काफी वीडियोस में दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच हिसार के आजाद नगर के अंदर रहने वाले विपिन हमारे साथ मौजूद है, जो फिलहाल परसों ही यूक्रेन से लौटे हैं। लगभग सुबह के 1 बजे दिल्ली लौटे थे। उसके बाद इनका जो है हिसार तक का सफर कैसा रहा वो इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। विपिन, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप सुरक्षित है? ठीक है जी, मैं सुरक्षित हूँ बिल्कुल, और मेरा नाम विपिन है। मैं 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ ओडिशा में, ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। और ठीक है, आपको बता देते हो कि भारत के अंदर उड़ीसा है, लेकिन यूक्रेन के अंदर ओडिशा नाम की एक जगह है जहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई विपिन कर रहे थे। विपिन, सबसे पहले एक सवाल जो मेरे जहन के अंदर है कि लगातार सोशल मीडिया के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और बच्चे या फिर बड़े या फिर बुजुर्ग तो यहाँ तक कह रहे हैं पढ़े लिखे कि इन बच्चों को यूक्रेन के अंदर पढ़ने की आखिरकार क्या जरूरत थी? अगर इनको एमबीबीएस करनी थी तो भारत के अंदर भी हो सकती थी। ये बच्चे गए तो खुद, लेकिन अब इनको इंडियन एम्बेसी क्यों लेकर के आए? तो सबसे पहले उन सभी को जवाब दीजिए कि आप लोगों को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आप लोगों ने भारत छोड़ करके यूक्रेन जाना एमबीबीएस के लिए प्रेफर किया? देखिए, यहाँ पे एक तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, गवर्नमेंट के अंदर सीट बहुत कम है, और सीट कम होने की वजह से जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको सीट मिलती है प्राइवेट के अंदर, और प्राइवेट के अंदर फीस बहुत ज़्यादा है। 1 करोड़ के नियर जो नियर अबाउट 1 करोड़ के कुछ पड़ती है वो। तो उसके बाद मेरा एक दोस्त था जो मेरे से 1 साल पहले वहाँ पे चला गया था, तो उसने बताया कि यहाँ पे भी अच्छा है। वहाँ पे 20 लाख कुछ फीस है और 25-30 कुछ वो पड़ता है रहने का, तो 45 के अराउंड सब खत्म हो जाता है वहाँ पे, तो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आके एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। उसके बाद हम भी बराबर हैं, और जो यहाँ पे जो कर रहे हैं प्राइवेट से, उनका भी सेम जो इंटर्नशिप वगैरह है वो स्टार्ट होती है, यानी कि लेवल जो है बराबर हो जाता है। आपके कहने का मतलब ये है। ठीक है, मुझे ये बताइए विपिन कि लगातार जो भी लोग आप लोगों को देख रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि जब आप लोग गए थे तो क्या इंडियन एम्बेसी से पूछ करके गए थे? तो इंडियन एम्बेसी आप लोगों को वापस क्यों लेकर के आए? भारत सरकार आपको वापस क्यों लेकर के आए? देखिए, ये तो कोई मतलब नहीं है कि आप बाहर जा रहे हो तो आप मतलब कंपटीशन की तैयारी करते हो तो आपकी नॉलेज वगैरह कम है, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्योंकि अभी जैसे पहले एमसीआई होता था हमारा, अब उन्होंने चेंज करके नेक्स्ट कर दिया। जो यहाँ के जो प्राइवेट कॉलेज के बच्चे हैं उनको भी नेक्स्ट देना है, और जो बाहर से हम जो फॉरेन ग्रेजुएट हैं वो भी इंडिया में आके नेक्स्ट देंगे, तो दोनों इक्विवेलेंट हैं। दोनों का अब सेम एग्जाम कर दिया है, उनको भी नेक्स्ट देना है, हमें भी नेक्स्ट देना है। एग्जाम तो सेम कर दिया है। मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग कमेंट्स के अंदर लगातार ये कह रहे हैं कि आप लोगों को भारत सरकार क्यों वापस लेकर के आए? तो आपको क्या लगता है कि आप लोग अब अगर बाहर पढ़ रहे हैं तो भारत के जो है नागरिक नहीं रहे? देखिए, वापस तो हमें इंडिया में ही आना है। ये तो है नहीं कि हम वहाँ पे रह के, वो तो सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए है कि वहाँ पे हम ग्रेजुएशन करके आए हैं, क्योंकि यहाँ पे सीट
कम है और फीस भी बिल्कुल ज़्यादा है। तो या तो गवर्नमेंट यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की फीस कम करे या फिर गवर्नमेंट के अंदर सीट ज़्यादा करे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूक्रेन और रशिया के अंदर जो वॉर चल रहा है, यानी कि युद्ध की स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले ये बताइए कि शुरुआती दिन के अंदर क्या आपके साथ घटित हुआ था और रशिया ने क्या अचानक से यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया था? देखिए, ये एडवाइजरी तो एम्बेसी की तरफ से जारी हो रही है कुछ दिनों से, लेकिन उसके बाद 23 के बाद उन्होंने मतलब एकदम युद्ध, एक टाइप से वॉर स्टार्ट कर दिया, सेलिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। तो मैं उड़ीसा के अंदर था, वहाँ पे भी कुछ सेलिंग वगैरह हुई थी। तो मैंने फिर एम्बेसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की 24 से कि हमको मतलब यहाँ से किसी जरिए बॉर्डर तक पहुँचाया जाए, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट वगैरह सब बंद हो चुका था। और अगर किसी टैक्सी वगैरह से बात करें तो उनके भी 4 गुना भाड़ा वो वसूल कर रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने जो एटीएम वगैरह है उसकी लिमिट भी कम कर दी थी। अच्छा। 2 से 3 हज़ार रुपये निकलते थे बस वहाँ के हिसाब से। तो अगर वो 4 गुना भाड़ा भी हम करें तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम किसी टैक्सी वगैरह को अरेंज करें और बॉर्डर तक जाएं। ठीक है, अगर बात की जाए यूक्रेन की, तो यूक्रेन के अंदर जैसे भारत के अंदर रुपए चलते हैं, तो वहाँ की करेंसी क्या है? वहाँ की करेंसी ग्रेविना है। ग्रेविना है, तो ग्रेविना और भारत की करेंसी के अंदर कितना फर्क है? 2.5 गुना ज्यादा है वो। 2.5 गुना ज्यादा है जी, यानी कि भारत की करेंसी से ज्यादा है। भारत के 2.5 रुपए, वहाँ का 1 ग्रेविन। ठीक है, भारत के 2.5 रुपए वहाँ का 1 ग्रेवियन, यानी कि करेंसी जो है कुल मिलाकर के ज्यादा पड़ जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब अटैक की स्थिति बनी तो आप कहाँ रह रहे थे और आपने क्या कुछ देखा? मैं मेरे फ्लैट के अंदर था, वो ग्राउंड फ्लोर पे था, सेफ था। मेरे फ्लैट के नीचे बंकर भी था। तो रात को सेलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती थी नियर अबाउट 2, और वो सुबह तक चलती थी 6 तक। सेलिंग मतलब मैं समझी नहीं, क्या? बॉम्बिंग वगैरह। अच्छा, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि उस बंकर से अच्छा है हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, तो यहाँ पर भी सेफ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस टाइम पे हमने खाना वगैरह स्टोर कर रखा था, हम खाना वगैरह खा रहे थे और साथ साथ में एम्बेसी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद फिर एम्बेसी से सिर्फ एक ही जवाब आ रहा था कि आप जहाँ पर हो वहीं पर रहो, लेकिन कुछ तो करना था खुद के रिस्क पे। तो उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया कि मैं यूक्रेन और रोमानिया के बॉर्डर को क्रॉस करूं, लेकिन वहाँ पे फिर मेरे को सफ़र करना पड़ता नियर अबाउट 17 आवर्स का। तो उसके बाद फिर मेरे साथ में एक कंट्री थी मोल्दोवा, वो 45 किलोमीटर कुछ थी। तो वहाँ पे एज ए रेफ्यूजी वो उनको एक्सेप्ट कर रहे थे। तो हमने वहाँ से बॉर्डर क्रॉस किया, 1 घंटे के अंदर हम सेफ जोन में चले गए। उसके बाद फिर वहाँ की कैपिटल में हम रुके कुछ दिन। तो उसके बाद फिर जब तक मोल्दोवा और रोमानिया बॉर्डर नहीं खुला तब तक हमने वहाँ पर रहना मतलब सेफ समझा। उसके बाद फिर हमने एम्बेसी से कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया कि हम मोल्दोवा और रोमानिया बॉर्डर को भी खोल रहे हैं। तो फिर हमने वहाँ से टैक्सी करके हम वहाँ पे गए। उसके बाद बॉर्डर क्रॉस किया और टैक्सी करके हम इंडियन एम्बेसी गए जो बुकारेस्ट के अंदर है। उन्होंने फिर हमें शेल्टर के अंदर भेज दिया। ठीक है विपिन, अभी भी आपको पसीने आ रहे हैं, मतलब इंडिया का टेम्परेचर सूट नहीं कर रहा है या फिर सवालों से पसीने छूट गए हैं? नहीं, मैं थोड़ा बीमार हो गया था यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि वहाँ पे भी बॉर्डर के ऊपर भी मैं -2 के अंदर 5-5, 6-6 घंटे खड़ा रहा लाइन में। तो उसके बाद फिर आगे भी गए तो नींद वगैरह अच्छे से कंप्लीट नहीं हुई मेरी। तो 3-4 दिन का बहुत लंबा सफ़र था वो। तो उसके बाद फिर घर आके अच्छे से सोया मैं, तब जाके थोड़ा अच्छा फील हुआ मुझे। अच्छा, ये बताइए कि जब घर पे आए तो एक संतुष्टि महसूस हुई या फिर ये लगा कि भारत सरकार ने हमें वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया? देखिए, हम भारत सरकार को गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे हमने बॉर्डर क्रॉस किया तो वो जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्हीं की वजह से वो पॉसिबल हो पाया कि ठीक है हम इंडियंस वगैरह को एक्सेप्ट कर रहे हैं अंदर की साइड रोमानिया के अंदर। बस रिस्क इतना था कि हम वहाँ से बॉर्डर तक खुद के रिस्क पे गए, एम्बेसी की साइड से। बॉर्डर के बाद ही इंडियन एम्बेसी आपको लाने के अंदर सफल हो पाती है, यानी कि बॉर्डर तक आपको खुद पहुंचना पड़ता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लगभग यूक्रेन के अंदर भारत के कितने स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली पढ़ रहे हैं? यूक्रेन के अंदर 18,000 कुछ हैं इंडियन स्टूडेंट्स। उनके अंदर कुछ वर्कर वगैरह भी हैं, लेकिन अभी तक 50% कुछ इंडियन एम्बेसी ने निकाल लिए हैं। वो भी सब खुद अपने रिस्क पे बॉर्डर के ऊपर गए थे। ठीक है,
यानी कि 16,000 से 18,000 लोग जो है अब तक यूक्रेन के अंदर पढ़ रहे थे, यानी कि जिनके अंदर से कुछ वर्कर्स भी थे। कुल मिलाकर के जो अप्रोक्सीमेटली मुझे पता है कि 16,000 के लगभग स्टूडेंट्स वहां पर है, 2,000 के अप्रोक्सीमेटली अराउंड वर्कर्स है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लगातार इंडियन एम्बेसी अपने जब भी कोई यूक्रेन से आ रहा है उनको फ्लावर दे रही है और फोटो खिंचवा रही है, तो आपको लगता है कि मोदी जी की तरफ से वो सब कुछ आप लोगों के लिए किया गया है जो वो कर सकते थे पहले भी? क्योंकि कहीं ना कहीं पता पहले ही लग गया था कि युद्ध की स्थिति होने वाली है, तो आप लोगों को पहले भी निकाला जा सकता था। हमें पहले भी निकाला जा सकता था। एडवाइजरी की जगह मतलब एक टाइप से स्ट्रिक्ट एक्शन उनकी साइड से कुछ लेना चाहिए था कि आप जल्दी से जल्दी निकलो वहाँ से, क्योंकि उन्हें भी पता था कि इतने ज़्यादा बच्चे हैं, एकदम अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम इन्हें निकाल नहीं पाएंगे। तो या तो पहले फ्लाइट ओपन करवानी चाहिए थी। दबाव हमारी यूनिवर्सिटी की साइड से भी था कि आप नहीं जा सकते ऐसे, आपको यहाँ पे रहना ज़रूरी है जब तक आपकी क्लासेस वगैरह चल रही हैं। तो एक वो भी था कि यूनिवर्सिटी की जो हमारी डीन है उन्होंने बोला था कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते इस टाइम पे। तो अगर यूनिवर्सिटी की साइड से वो जो वहाँ की मिनिस्ट्री है एजुकेशन, उनको बोल के हमारा सब कंफर्म बोल देते कि आपकी जो छुट्टियाँ हैं छुट्टियों तक आपकी ऑनलाइन रहेगी क्लास, तो भी बच्चे निकल जाते टाइम से पहले। ठीक है, अभी एक बच्चा जो है भारत के कर्नाटक का 21 साल का एक लड़का है जो अभी अभी जो है शहीद हो गया है। शहीद ही कहूँगी मैं उसको कि इस तरीके से वॉर के अंदर मारा गया है, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? उसके लिए मैं यही बोलूँगा उनके पेरेंट्स से कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। हो जाता है ऐसा, क्योंकि वॉर जोन है वो। तो मैं उनके दिल को दिलासा देना चाहूँगा कि शांत रहें और आगे का कुछ देखें। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से मैंने ट्विटर के ऊपर पढ़ा, कई लोगों ने कहा कि इंडियन फ्लैग्स जो है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। अगर किसी गाड़ी के ऊपर भारतीय झंडा लगा हुआ है तो उसको जाने दिया जा रहा है रशिया की तरफ से। तो आपको क्या लगता है, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या सच में जाने दिया गया? जी, वो इंडियन एम्बेसी ने वहाँ पे जो रसिया साइड है वहाँ पे भी बात की थी कि अगर तुम इंडियन फ्लैग वगैरह लगा लेते हो उसके ऊपर तो जो रशियन आर्मी है वो भी आपको कुछ नहीं बोलेगी और वहाँ के लोग हैं क्या यूक्रेन के अंदर इंडियन फ्लैग्स मिल रहे थे, वो भी वॉर के टाइम के ऊपर? वो फ्लैग बनाए गए थे, ठीक है, चार्ट वगैरह लेके कलर वगैरह लेके उस टाइम पे वो बनाए गए थे और उसके बाद फिर वहाँ पे जो बस है उसके ऊपर चिपकाए गए थे। ठीक है, जो बच्चे बंकर्स में रह रहे हैं कैसे सरवाइव कर रहे हैं? कुछ आपके स्टूडेंट्स वहां पर होंगे, कलीग्स वहां पर होंगे। बंकर्स के अंदर तो बहुत बुरा हाल है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मेंटेन वगैरह तो करते नहीं है बंकर्स वगैरह को, कभी कभी खुलते हैं वो, तो वहीं पे खाना वगैरह की भी उनको प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी बहुत। लेकिन जल्दी से जल्दी अगर वो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं या इंडियन एम्बेसी उनको बॉर्डर क्रॉस करवा देती है तो वो बच जाएंगे अच्छे से। ठीक है, अगर बंकर्स की बात की जाए तो लगभग क्या वहाँ पे हर घर के नीचे बंकर, और बंकर्स क्यों बनाए जाते हैं यूक्रेन के अंदर? बंकर्स वहाँ पे पहले से है, क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बहुत पुरानी है, सोवियत यूनियन टाइम की वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह हैं, तो पहले से बंकर्स वगैरह बनाए गए हैं वहाँ पे। उनको बस थोड़ा बहुत मेंटेन, ज़्यादा नहीं करते, थोड़ा बहुत कभी कभी मेंटेन कर देते हैं। और आगे रसिया और यूक्रेन का तो चलता ही रहता है, तो इसलिए वो बंकर कभी भी यूज़ करने पड़ सकते हैं। ठीक है, अभी अभी मैं जब सोशल मीडिया देख रही थी तो मैंने अभी अभी एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर कुछ लड़कियां ये आरोप लगा रही थी कि वहां पर उनको कहा जा रहा है कि जो शौचालय साफ करेगा उसको सबसे पहले भेजा जाएगा, तो कुछ ऐसा भी वहां पर हो रहा है। और एक वीडियो ये भी आ रही थी कि कुछ लड़कियों को और लड़के भी थे उसके अंदर, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। पहले तो वो बताए गए कि इंडियंस है, फिर बताया गया पाकिस्तान के, फिर बताया जा रहा है कि इंडियंस है, क्या कुछ है? देखिए, ये बात तो सच है कि जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं यूक्रेन और रोमानिया का, मैंने भी सुना है, ये मैंने भी वीडियो देखी है इनकी। ये तो सच बात है कि उनको प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे। जो यूक्रेनियन जो सोल्जर्स वगैरह हैं वो उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, उनको मार रहे हैं, उनको जो रोड वगैरह कुछ बोल रहे थे कि रोड वगैरह से मार रहे हैं, उन्हीं को वीज़ा मिलेगा, इस टाइप से। यानी कि रशियन सैनिक मार रहे हैं? नहीं, यूक्रेनियन सैनिक। अच्छा, यूक्रेनियन सैनिक खुद ही मार रहे हैं? जी, ऐसा क्यों? मैंने सुनने में आया कि कुछ जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हेल्प नहीं कर रही उनकी,
यूक्रेन वालों की, इसलिए वो थोड़ा अच्छा बिहेव नहीं कर रहे इंडियंस के साथ। ठीक है, यानी कि यूक्रेन का कहना है कि इंडिया ने अगर रशिया से बात की है इंडियंस बच्चों को निकलवाने के लिए, तो इंडिया जो है यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से यूक्रेन के अंदर जो है इस तरीके की स्थिति बनी। एक बार वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी, वीडियो एक बार दिखा दीजिए जहां पर लगातार बच्चे आरोप लगा रहे हैं। बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएंगे, फिर इसलिए हम इतना स्ट्रगल करके और बाथरूम साफ करेंगे। ये किसने कहा था आपसे? इंडियन एम्बेसी ने। अच्छा, ये कहा कि टॉयलेट साफ करिए फिर जाएंगे। जो पहले उन्होंने उनको प्रायोरिटाइज करेंगे। वॉलंटियर्स टू वॉश, किसी की ऐसी हालत नहीं थी, कोई नहीं उठा। जब उन्होंने बोला कि जो पहले वॉश करेगा उसको पहले लेके जाएंगे, तब सब चलेंगे, क्योंकि बच्चे जाना चाहते थे, वहाँ से निकलना चाहते थे। तो आपने वहाँ किसी अधिकारी को, मंत्री इतने सारे गए, किसी को नहीं कहा? वहाँ पे हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमें निकलना था। आया है, कहाँ आया? और ऑफर दिया गया है, हम सब कम से कम 1000 बच्चे एक शेल्टर में, ऑफर दिया गया जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएंगे, फिर इसलिए हम इतना स्ट्रगल करके और बाथरूम साफ करेंगे। विपिन, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि अब आपको क्या लगता है कि कितना खुशनसीब अपने आप को महसूस करते हैं कि भारत वापस आ गए, और अगर बात की जाए रशिया और यूक्रेन की, तो क्या ये युद्ध आगे ज्यादा बढ़ सकता है? देखिए, युद्ध चलता रहेगा जब तक यूक्रेन या तो नाटो वगैरह ज्वाइन ना कर ले, या फिर वहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो एंटी पुतिन ना हो, क्योंकि पुतिन चाहता है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो उसके अंडर रहे। ठीक है, तो आपको बता दूं ये युद्ध की स्थिति आखिरकार बनी कैसे। तो रशिया और यूक्रेन जो है काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। रशिया के जो है कहीं ना कहीं यूक्रेन ने नाटो ज्वाइन करने की बातें कही, तो रशिया ने कहा कि यूक्रेन को आप लोग नाटो ज्वाइन ना करें। नाटो यानी कि कुछ देशों का संगठन है, उसे नाटो का नाम दिया गया है, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि हम लोग नाटो ज्वाइन करेंगे। इसी वजह से रशिया ने एकदम से जो है यूक्रेन के अंदर अटैक कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि क्या जो बच्चे बचे हुए हैं ऑपरेशन गंगा के तहत, क्या इंडियन एम्बेसी सबको ला पाने में सफल हो पाती है या नहीं हो पाती है। हालांकि क्या और बच्चों के भी मारे जाने की खबरें आ सकेंगी, या फिर आपको बता दूं कि सभी के सभी बच्चे जो है हमारे देश का भविष्य, उनको वापस लाने में हमारी सरकार सफलतापूर्वक जो है ये काम कर पाएगी। खैर, ये तो यही तक की खबर थी। आगे भी आपको इसी तरीके से और बच्चे जो यूक्रेन से आए हैं उनकी बातें सुनवाती रहूंगी, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहां का। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और आपको क्या लगता है कि इंडियन एम्बेसी ने क्या सच में जितना कर सकते थे उतना प्रयास किया है, ये नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख करके बताएं। तब तक लाइक, वीडियो और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।